अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम कॉन्सेप्ट्स कवर करने जा रहे हैं वो कुछ ये है। तो लास्ट टाइम हमने ये देखा कि एट्रीब्यूट्स बिहेवियर दो तरह के हैं, एक हमारे पास है क्लास लेवल, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट लेवल। अब हम बात कर रहे हैं कि स्टैटिक एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज कैसे करना चाहिए। स्टैटिक एट्रीब्यूट को लास्ट टाइम हमने इस तरीके से इनिशियलाइज किया था, सही है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। कर सकते हो लेकिन ये सही तरीका नहीं है। स्टैटिक वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए स्टैटिक ब्लॉक होता है, ठीक है। स्टैटिक वैल्यूज को कभी भी आप कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं भेजते, क्योंकि स्टैटिक के लिए कभी भी आप कंस्ट्रक्टर कॉल करते ही नहीं हो। आप क्लास के नाम के साथ डॉट लगाते हो और एक्सेस कर लेते हो, ऐसा ही है। कभी स्टैटिक के लिए हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, हम तो ऑब्जेक्ट बना ही नहीं रहे। तो कभी भी स्टैटिक वैल्यूज को कंस्ट्रक्टर में पास नहीं किया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसको इस तरीके से इनिशियलाइज नहीं करते जैसे ये किया हुआ है। सही तरीका नहीं है, कर सकते हो लेकिन सही तरीका नहीं। तो आप क्या करते हो, आप लिखते हो स्टैटिक और आप बनाते हो ब्रैकेट। इसको कहते हैं स्टैटिक ब्लॉक, सही है। ये कहीं भी हो सकता है आपकी एप्लीकेशन में, और आप यहाँ पर इसको इनिशियलाइज ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने देते हो और आप यहाँ से इनिशियलाइज कर देते हो। सही है, ये सही तरीका है, सही। अच्छा, स्टैटिक ब्लॉक हमेशा कंस्ट्रक्टर से पहले चलता है। ऑब्वियस ही बात है, कंस्ट्रक्टर कब चलता है, क्लास लोडिंग के टाइम पे। तो ऑब्वियसली स्टैटिक जितनी भी चीजें हैं वो ऑब्जेक्ट लेवल से पहले चलेंगी, जितनी भी क्लास लेवल की चीजें, चाहे वो स्टैटिक एट्रीब्यूट हो, स्टैटिक ब्लॉक हो, स्टैटिक मेथड्स हो, वो सब पहले मेमोरी में लोड हो जाएंगे ऑब्जेक्ट लेवल से पहले, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कंस्ट्रक्टर से पहले कोई चीज चलती है तो आप बोलोगे बिल्कुल स्टैटिक ब्लॉक चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको इनिशियलाइज किया जाता है। सीधे सीधा भी कर सकते हो लेकिन सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, स्टैटिक ब्लॉक से इनिशियलाइज, ठीक है। और अगर आप सिंपल वैल्यूज को भी इनिशियलाइज करना चाहते हो, यहाँ पे इसको मैं वैल्यू देना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट लेवल को, ऐसे नाम, तो ये भी सही तरीका नहीं है। ये ग्रे कलर का हो गया, दिख रहा है आपको। तो इसका सही तरीका क्या है, आइदर इसको कंस्ट्रक्टर से पास कर दो, और अगर आप हार्ड कोडेड वैल्यू देना चाहते हो कोई, तो आप इसके लिए भी ब्लॉक बना दो, लेकिन ये ब्लॉक जो होगा एक प्लेन ब्लॉक होगा, ये स्टैटिक ब्लॉक नहीं होगा। और ये भी कंस्ट्रक्टर से पहले चलेगा, ठीक है भाई। तो वो कह रहा है, वो इसको ग्रे इसलिए कर दिया, उसने बोला भाई इसको कंस्ट्रक्टर से करो ना इनिशियलाइज, इसको तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो, लेकिन मुझे हार्ड कोड वैल्यू देनी है तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। आइदर यहाँ पे दे दूं या आइदर यहाँ पे दे दूं, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन तरीकेकार क्या है कि आप ब्लॉक से इनिशियलाइज करो। ब्लॉक होते ही इसलिए हैं, ये ब्लॉक जो है ना, ये होते ही इसीलिए। इन अगर आपसे कोई पूछे ब्लॉक क्या करते हैं, तो आप बोलो भाई ये ब्लॉक एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करने के लिए होते हैं, सही है। स्टैटिक ब्लॉक आर यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टैटिक एट्रीब्यूट्स, और अ सिंपल प्लेन ब्लॉक इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट लेवल एट्रीब्यूट्स। तो अगर स्टैटिक वैल्यूज को इनिशियलाइज करना हो तो क्या सही तरीका है, स्टैटिक ब्लॉक से, ठीक है। उसके थ्रू आप इनिशियलाइज कर सकते हो। बात एक ही है, कुछ नहीं, लेकिन तरीकेकार इस तरीके से होता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई कि हमारी जो ये मेन क्लास है, ये मेन क्लास स्टैटिक क्यों होती है। मेन मेन क्लास इसलिए स्टैटिक होती है क्योंकि जेवीएम जब इसको लोड करता है ना, अभी मैं एक मिनट का स्टैटिक हटा देता हूँ, देखो ये प्ले बटन चला गया यहाँ से, सही है। जेवीएम के पास सिग्नेचर है, जेवीएम बगैर ऑब्जेक्ट बनाए इस क्लास से इस मेन मेथड को ट्रिगर करता है। तो उसको बार बार न्यू ऑब्जेक्ट बनना, क्या होता है जब जब आप एप्लीकेशन रन करते हैं एक नया ऑब्जेक्ट बनता है, एक नया ऑब्जेक्ट बनना, इसीलिए आपका नया ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। मेन क्लास इसलिए स्टैटिक है क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, इसका फर्स्ट टाइम जब आप रन करते हो तो बन जाता है, बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं होती, सही है। मेमोरी एफिशिएंसी के लिए यूज होता है, मेमोरी बचाने के लिए इस्तेमाल होता है स्टैटिक, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये आर्ग्यूमेंट्स क्या है, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन भी देख ले, रिस्ट्रिक्शंस भी है हमारे पास। अच्छा, व्हाई इज द मेन मेथड स्टैटिक, इट इज बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉल द स्टैटिक मेथड। ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए। इफ इट वर अ नॉन स्टैटिक मेथड, अगर ये नॉन स्टैटिक होता तो जेवीएम क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट फर्स्ट and then call the main method that leads the problem of extra memory allocation। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है कि भाई ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, इट इज बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉल अ स्टैटिक मेथड। ऑब्जेक्ट होता है ना, तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए स्टैटिक होता है। अगर ये स्टैटिक ना होता तो क्या होता कि जेवीएम सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाता, फिर उसके बाद इस मेन मेथड को कॉल करता, जिसकी वजह से हमारे पास एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेशन का प्रॉब्लम आ जाता, सही। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भाई ये आर्ग्यूमेंट्स क्या है, ये क्या है। जैसे एक मेथड में कुछ वैल्यू पास करते हो, इसी तरीके से ये मेन के अंदर कौन वैल्यू पास करता है, ठीक है। अब फॉर एन एग्जांपल समझ लो कि आप डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे हो, या कोई भी एक सीक्रेट क्रेडेंशियल्स आपके पास है, ठीक है, जैसे कि पासवर्ड, यूजर नेम, पासवर्ड। तो मैं इधर स्ट्रिंग ले लेता हूँ और बोल देता हूँ यूजर नेम, और बोल देता हूँ शेजी, और पासवर्ड बोल देता हूँ test123।
अब ये मेरा यूजर नेम पासवर्ड है। अब कोई भी इस एप्लीकेशन को डिकम्पाइल करेगा उसको ये यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा। मैं तो गया ना, अगर फर्ज करो ये जीमेल है मेरा और मैं कोई मेल भेजने का काम कर रहा हूँ, तो मेरा यूजर नेम पासवर्ड यहाँ हार्ड कोड हुआ हुआ है। अगर किसी को भी मेरी एप्लीकेशन मिल गई या जार फाइल मिल गई तो उसको तो ये यूजर नेम पासवर्ड दिख जाएगा और वो एक्सेस भी कर लेगा मेरे जीमेल को। तो ये तो खराब बात है ना। तो आप अगर ये चाहते हो कि रन टाइम जब मैं एप्लीकेशन को रन करूं उस टाइम पे मैं ये दोनों आर्ग्यूमेंट पास करूं, ये आर्ग्यूमेंट्स है ना, ये दोनों वैल्यूज ये मैं तब पास करूं, तो मैं कैसे पास कर सकता हूं इसको? मैं यहां से बोल सकता हूं args ऑफ 0 और args ऑफ 1। अब कोई कोड देख भी ले तो उसको तो नहीं मिलने वाला। अब ये मैं वैल्यू पास कहां से करूंगा? सवाल ये पास कहां से करूंगा? अभी मैं पास नहीं कर रहा, सिंपल रन कर रहा हूं उसको, तो ये फटेगा, जाहिर सी बात है, बोलेगा 0 पे कोई वैल्यू नहीं पड़ी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन आ जाएगी। अब ये मैं वैल्यूज भेजूंगा कहां से इस मेन मेथड में? सही है, तो मैं ये मेन पे आऊंगा, इसको एडिट करूंगा, यहाँ पे मेरे पास आएंगे प्रोग्राम आर्ग्यूमेंट्स। अरे प्रोग्राम आर्ग्यूमेंट्स, इसमें मैं पहले भेज देता हूँ शेजी और स्पेस देके भेज देता हूँ टेस्ट 1 2 3। ठीक है, इसको अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब इसको रन करता हूँ मैं। ठीक है, चलो अब रन तो किया, अब डिबग करके देख लेते हैं कि क्या आया इसके अंदर। ये डिबग किया, देखो इस आर्ग्यूमेंट्स में क्या आया, पहले में शेजी आया और दूसरे वाले में टेस्ट 1 2 3। अब इस तरीके से कोई पकड़ नहीं पाएगा। अगर मेरे देखो यूजर नेम में क्या वैल्यू आई है, शेजी आई है, और पासवर्ड में क्या वैल्यू आई है, टेस्ट 1 2 3 आई है। अब इस तरह किसी को पता नहीं लगेगा। मैं इनको प्रिंट भी करा लेता हूँ, ठीक है, मैं इनको प्रिंट भी करा लेता हूँ। देखो ये मैंने पास करा, अब इसको मैं रन करता हूँ, तो अब मैं इसको भेज रहा हूँ दो आर्ग्यूमेंट्स, शेड्यूल टेस्ट 1 2 3। अब कोई पकड़ नहीं सकता ना मेरा यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, अच्छा आप बोलो भाई मैं क्या हर दफा इंटेलिजेंस ही चलाऊंगा, मैं एप्लीकेशन हर दफा इंटेलिजेंस से चलाऊंगा, ये क्या चीज है? नहीं, आप डायरेक्ट भी चला सकते हो एप्लीकेशन। आपके पास सिर्फ जेडीके होना चाहिए आपके पीछे में, जरूरी नहीं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस आपको हेल्प करता है ताकि आप अच्छे से कोड कर सको, कंपाइल टाइम इश्यूज को देख सको। जो लाइन आई थी रेड कलर की जो आपको बताता है ये गलत किया है तुमने, सही है। तो इंटेलिजेंस एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो आपको हेल्प करती है कोड करने के लिए, सही है। वरना आप नोटपैड पे भी कोड कर सकते हो। अब मैं इधर जाता हूँ, ओपन करता हूँ इसको, एक्सप्लोरर पे खोलता हूँ, ये बैच 12 में जाता हूँ, सोर्स में जाता हूँ, इधर सीएमडी खोल लेता हूँ। ठीक है, अब मेरी फाइल कौन सी थी, मेन थी। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ जावा सी, पहले देख लेता हूँ उसमें क्या पड़ा हुआ है, कॉम dir बैच 12 dir मेन, सही है। अब बोलता हूँ जावा सी मेन जावा, ये कंपाइल हो गई। कंपाइल होने के बाद जावा सी से क्या होता है, कंपाइल होता है। तो जावा सी से क्या होता है, कंपाइल होता है। अब ये कंपाइल हो गया ना, तो इसको डॉट जावा से डॉट क्लास बन चुका होगा। मैं दिखाता हूँ आपको, ये इसको dir करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखो मेन के साथ मेन डॉट जावा है और मेन डॉट क्लास बन गया, सही है। अभी आप देखो कि अगर आप देखो लैपटॉप डॉट जावा है, लैपटॉप डॉट क्लास दिख रहा है आपको यहाँ पे कहीं? अगर मैं बोलूं जावा सी लैपटॉप डॉट जावा तो ये कंपाइल करेगा। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूं, तो अब लैपटॉप डॉट क्लास भी बन चुकी होगी, ये देखो। तो पहले कोड कंपाइल होता है और कंपाइल होके डॉट जावा से एक्सटेंशन में बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके अंदर होता है डॉट क्लास का फॉर्मेट, सही है। अब ये इंटरप्रेट होगा, सही है। अब मैं इसको रन कैसे करूंगा, जावा, सही है, मेन, सही है, बस मेन, एंटर, जावा बैच 12 स्लैश नॉट फाइंड द मेन क्लास, मेन डॉट क्लास, इसको डायरेक्टली उठाना चाहिए था, ऐसा क्यों कर रहा है? बैच 12 के अंदर फिर बैच 12 पड़ा हुआ, जावा कॉम स्लैश बैच फोल्डर क्यों नहीं मिला, कॉम स्लैश कॉम, सही है। तो जावा कॉम स्लैश बैच 12 स्लैश मेन मेरी रन किया और उसने बोल दिया इंडेक्स आउट ऑफ वन। क्यों बोला? क्योंकि मैंने आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं किए। तो आर्ग्यूमेंट कैसे पास करूंगा, यहीं पे स्पेस दूंगा, सही है। इस कोड्स भी लगाने की जरूरत नहीं है, शेजी और टेस्ट 432। तो ये देखो मेरे आर्ग्यूमेंट पास होगा। तो आप यहां से रन करते हुए एप्लीकेशन को आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, सही है। आपके पास कोई भी हार्डवेयर हो, अगर आपके पास जेडीके डला हुआ है, कोई भी हार्डवेयर हो उसमें जावा इंस्टॉल है, तो आप अपनी फाइल जाके वहां डाल दोगे। उसके बाद आप जावा सी करके, आपको टर्मिनल चाहिए, टर्मिनल सब में मिलता है हार्डवेयर में, सही है। आपको ये टर्मिनल चाहिए होगा, ये तो विंडोज है,
अब वरना आपको एक स्क्रीन मिल जाएगी छोटी सी, या किसी भी रसबेरी या किसी से भी कनेक्ट करोगे तो टर्मिनल मिलेगा। आप वहां पे सिर्फ ये कमांड लिखोगे, पहले तो चेक करोगे जावा है क्या नहीं है, जावा माइनस माइनस वर्जन, आपके पास जावा माइनस वर्जन लिखोगे तो आपके पास जावा का वर्जन आ जाएगा। वो जब जावा का वर्जन आपको दिखा देगा ना, तो आप कंपाइल भी कर सकते हो और कोड को रन भी कर सकते हो। आप सिंपल जाओगे, आप लिखोगे जावा सी और अपनी क्लास का नाम बता दोगे जिस पाथ पे वो पड़ा, वो कंपाइल हो जाएगा। फिर सिंपल जावा लिख के उसका पाथ बता दोगे तो वो क्लास रन हो जाएगी और वो कोड आपके किसी भी हार्डवेयर पे चलना शुरू हो जाएगा। जरूरी नहीं विंडोज हो, कोई भी हो, रसबेरी हो, कोई आर्डिनो हो, कुछ भी हो, वहां सब पे चलेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक की बात समझ में आई। तो ये समझ में आई आर्गुमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं। ये प्रोग्राम आर्गुमेंट से आप यहाँ से भी भेज सकते हो एडिट करके, इधर देखो लिखा हुआ आ रहा है प्रोग्राम आर्गुमेंट्स, आप यहाँ से भी भेज सकते हो, ये आपकी मर्जी, और आप रन करते हुए एप्लीकेशन को वहां से भी भेज सकते हो। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो ये आर्गुमेंट्स है भाई, ये कहाँ से पास होते हैं अब आपको पता लग गया। अच्छा, वॉइड क्यों होता है ये इसलिए वॉइड होता है क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं करता। स्टैटिक क्यों होता है, क्योंकि जेवीएम डायरेक्टली इस मेन मेथड को एक्सेस करता है बगैर ऑब्जेक्ट बनाए। अगर वो ऑब्जेक्ट बनाता तो उसका मतलब मेमोरी बहुत ज्यादा एलोकेट होना शुरू कर दी, इसलिए मेन मेथड स्टैटिक होता है। आगे पब्लिक क्यों होता है, पब्लिक इसलिए होता है ताकि जेवीएम इसको एक्सेस कर सके। अगर ये प्राइवेट होगा तो प्राइवेट कोई भी चीज बाहर की चीज से तो एक्सेस नहीं होगी। जेवीएम क्या आपकी जावा वर्चुअल मशीन जो आप इंस्टॉल करते हो जेडीके वगैरह, वो इसको हेल्प करता है रन करने के लिए। अगर जेडीके नहीं होगा आपका इंटेलिजे पे भी प्रोग्राम रन नहीं होगा, आपको सेटअप करना पड़ेगा, पहले पाथ बताना पड़ेगा कि आपका जेडीके कहाँ पड़ा है। अच्छा, हमने स्टैटिक ब्लॉक्स पढ़ लिए, ठीक है। स्टैटिक के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वो रिस्ट्रिक्शंस देख लेते हैं हम। देयर आर टू मेन रिस्ट्रिक्शन फॉर द स्टैटिक मेथड, सही है। एक रिस्ट्रिक्शन क्या है कि भाई स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी यूज इन अ नॉन स्टैटिक डेटा मेमोरीज और कॉल द नॉन स्टैटिक मेथड डायरेक्ट। मतलब जो स्टैटिक वाले हैं ना, वो नॉन स्टैटिक को एक्सेस नहीं कर सकते, चाहे वो कोई एट्रीब्यूट हो चाहे कोई वो मेथड हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपको यहाँ पे कोई मेथड कॉल करना है तो आप उसको स्टैटिक बना लो, और हम बाद में देखेंगे वो स्टैटिक क्यों होता है। क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है, अगर कोई स्टैटिक वाला ब्लॉक है ना तो उसमें नॉन स्टैटिक कॉल नहीं हो सकता, ठीक है, अनटिल अनलेस आप ऑब्जेक्ट ना बना लो। अब जैसे कि देखो फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे मेरा एक मेथड मैं बना रहा हूँ डू समथिंग, सही है। अब ये मेरा मेथड बनानी है, मैं नीचे मेथड बना देता हूँ यहाँ, सही है, पब्लिक वॉइड डू समथिंग, सही है, बना दिया। लेकिन ये अभी भी एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है ये, नॉन स्टैटिक मेथड डू समथिंग कैन नॉट रेफर्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। कह रहा है स्टैटिक के अंदर, ये स्टैटिक है ना पूरा, मेन स्टैटिक है, तो स्टैटिक में नॉन स्टैटिक वाला एक्सेस नहीं हो सकता भाई, सही है, डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकता। इसी तरह से कोई एट्रीब्यूट हो, ये एरर देगा, कहेगा भाई ये नॉन स्टैटिक है, अच्छा चलो ये डिस हटा दो, ये एरर देगा, उसको नहीं मिलेगा। क्योंकि दिखने में तो ये एक जगह पे पड़े हुए हैं, लेकिन मेमोरी में एक्चुअल में एक जगह पे है ही नहीं है, ये दोनों अलग अलग जगहों पे है। कल जो मैंने डायग्राम में आपको सिखाया था कि दिखने में तो एक ही क्लास में पड़े हुए स्टैटिक और नॉन स्टैटिक चीजें, लेकिन एक्चुअल में ये सेपरेट हो जाते हैं, सही है। बिहाइंड द सीन्स ये दोनों अलग अलग मेमोरी में पड़े हुए हैं, तो इन दोनों को नहीं पता एक दूसरे का, ठीक है। तो स्टैटिक वाला नॉन स्टैटिक में एक्सेस नहीं होगा। अगर मैं इसको बोलूं नेम इज इक्वल्स टू शेजी, तो बोलेगा भाई मुझे नहीं पता, सही है। नॉन स्टैटिक फील्ड नेम कैन नॉट बी रेफर्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। अगर मैं अब इसको स्टैटिक कर दूं, अब हो गया एक्सेस, स्टैटिक हटा दूं, नहीं होगा एक्सेस। तो क्या मैं इन एट्रीब्यूट्स और इन बिहेवियर को एक्सेस ही नहीं कर सकता स्टैटिक में, डायरेक्टली बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकते आप। तो फिर कैसे एक्सेस कर सकता हूं भाई, ऑब्जेक्ट बना लो। क्या है, मेन है, ऑब्जेक्ट बना लो, मेन एम इज इक्वल्स टू न्यू मेन, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एम डॉट डू समथिंग, ये लो कॉल हो गया, सही है। ये मेथड इधर ही पड़ा था ना डू समथिंग का, कौन सी क्लास थी, मेन की, ऑब्जेक्ट बनाया इसका, एम डॉट डू समथिंग कॉल कर दिया। ऑब्जेक्ट बना के तो एक्सेस कर सकते हो, लेकिन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट नॉन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस नहीं करेगा, और नॉन स्टैटिक जो है वो स्टैटिक को भी नहीं करेगा, दोनों में जंग है, सही है। अब जैसे कि हमने अभी देखा था कि स्टैटिक में नॉन स्टैटिक वाले मंगा रहे थे ना, नहीं आ रहे थे। अब इसी तरह से एक स्टैटिक का मेथड बना लेते हैं, डू समथिंग टू, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ कॉल करता हूँ, स्टैटिक वाला नॉन स्टैटिक एरिया में कॉल कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, यहाँ तो कॉल हो गया भाई ये, एक मिनट। अब जब मैं इसको कहीं कॉल, इसको मेन में पड़ा हुआ ही नहीं है ना ये तो, अब जब मैं इसको मेन में डालता हूँ डू समथिंग टू, तो एग्जैक्टली आ जाएगा डू समथिंग, ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है। चलो इसको स्टैटिक कर लेते हैं, नॉन स्टैटिक,
अच्छा ये अब नहीं कॉल हो रहा, अब ये कॉल होगा तो ये रन टाइम एक्सेप्शन देगा मुझे कि भाई नॉन स्टैटिक स्टैटिक में नहीं आ सकता। तो इसको तो मैंने यहाँ डायरेक्टली एक्सेस कर लिया, इसको मैं डायरेक्टली क्लास के नाम से भी एक्सेस कर सकता हूँ। इसका रीजन ये है क्योंकि ये एक ही क्लास में पड़े हुए हैं। अगर ये किसी दूसरे क्लास में होते तो मुझे ये एक्सेस नहीं करने देता, मैं फिर ऐसे करता मेन डॉट क्लास के नाम के साथ, तो मैं एक्सेस कहीं भी कर सकता हूँ ना, क्लास के नाम के साथ मैं कहीं भी एक्सेस कर सकता, सही है। लेकिन फिर जब मैं उसको रन करूंगा ना उस टाइम पे मुझे वो इशू देगा, बोलेगा भाई इसमें तुमने इसको एक्सेस कर लिया। अच्छा फिर से बता दो भाई, स्टैटिक में नॉन स्टैटिक चीजें नहीं आएंगी, नॉन स्टैटिक में स्टैटिक चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। लेकिन हाँ क्योंकि स्टैटिक डायरेक्ट क्लास के नाम के साथ आ जाता है तो आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो ना, चाहे वो स्टैटिक एरिया हो चाहे वो नॉन स्टैटिक एरिया हो। जैसे अगर मैं बोलूं मेन डॉट, चलो मैथ के फॉर एग्जांपल ले ले, मैथ डॉट जमा करो, इधर भी डाल दिया, इधर भी चलेगा, ठीक है, और इधर भी चलेगा, सही है। अच्छा एक एक एट्रीब्यूट बना लेते हैं स्टैटिक, ये क्योंकि अभी एक ही क्लास के अंदर पड़े हुए हैं इसलिए इशू, अलग दूसरी जगह पे पड़े होते तो नहीं होता। स्ट्रिंग नेम, अच्छा अब ये नेम तो इधर एक्सेस हो जाएगा स्टैटिक ब्लॉक में, हो जाना भाई, सही है। इधर करता हूँ, इधर भी अभी हो जाएगा क्योंकि सेम क्लास में ही है नेम। लेकिन अगर किसी दूसरी क्लास में होता तो फिर मुझे क्लास के नाम के साथ ही एक्सेस करना पड़ता, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता मैं, सही है। अच्छा तो अभी तक से ये रिस्ट्रिक्शन समझ लो क्या है। द रिस्ट्रिक्शंस मेथड, यू कैन नॉट यूज द नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर और कॉल नॉन स्टैटिक मेथड डायरेक्टली। स्टैटिक में नॉन स्टैटिक डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, स्टैटिक वाले सेक्शन में, स्टैटिक वाले सेक्शन में नॉन स्टैटिक चीजें डायरेक्टली कॉल नहीं हो सकती, ये समथिंग कॉल नहीं हो सकता। आ रही है बात समझ में? नॉन स्टैटिक में, स्टैटिक में नॉन स्टैटिक वाली चीजें एक्सेस नहीं हो सकती, हाँ ऑब्जेक्ट बना के कर सकते हो, सही है। अच्छा दिस एंड सुपर कैन नॉट बी यूज इन द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, स्टैटिक के अंदर कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं होता, कोई दिस और सुपर का कीवर्ड यूज नहीं होता, ठीक है, ना ही ये इनहेरिट होंगी, समझ रहे हो? वो क्लास लेवल है, वो अपने क्लास के लिए ही है, अगर उसको किसी क्लास ने एक्सटेंड कर लिया वो दूसरे में नहीं मिलेंगी चीजें। क्लास के नाम से आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन दिस और सुपर के साथ एक्सेस कर सकते हो, लेकिन वो रिस्ट्रिक्ट करेगा आपको, ठीक है। मतलब जैसे अभी देखो ये करने दे रहा है क्योंकि जावा 18 है, 8 है, सॉरी जावा 8 है, ठीक है। 7 जो वर्जन थे, 5 और 6 7 वर्जन थे, उनमें ये सब अलाउ नहीं था, लेकिन अब इसने अलाउ कर दिया है इसको कि आप एक्स के साथ एक्सेस कर सकते हो। किसके साथ? अब देखो जैसे कि ये एट्रीब्यूट है ना स्टैटिक, तो मैं इसको दिस के साथ यूज कर रहा हूँ, पहले एक्सेस नहीं कर सकते थे आप बिल्कुल भी। अब देखो ये इशू दे रहा है, ये स्टैटिक ही है ना भाई, हाँ तो ये बोल रहा है, ये अब देखो दे रहा है, ये कह रहा है कि दिस और सुपर कुछ नहीं चलेगा इसके साथ, आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्टली करूंगा तो हो जाएगा। तो पेरेंट चाइल्ड वाला सीन नहीं है इसके अंदर, स्टैटिक में कोई पेरेंट चाइल्ड वाला सीन, ठीक है। तो दिस के साथ कोई एक्सेस नहीं होगा, कोई एट्रीब्यूट डायरेक्टली दिस के साथ एक्सेस नहीं होगा। देखो यहाँ पे हमें कंपाइलेशन एरर दे रहा है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट रेफरेंस से हो जाएगा, जो हमने कल देखा कि एक ऑब्जेक्ट बनाया था उसके रेफरेंस से कर लिया था, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये दो रिस्ट्रिक्शंस है हमारे पास कि दिस और सुपर कैन नॉट बी यूज इन द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, ये दोनों यूज नहीं होते। उसके बाद बस वही बता रहा है कि जेडी से 6 और 7 के अंदर ये पॉसिबल था और फिर अब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास स्टैटिक खत्म।